माँ जी, अब आपको देवर जी के लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। देवर जी तो अपने लिए पहले ही लड़की ढूंढ चुके हैं। निखिल बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? दरअसल माँ, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले भाभी ने हमारा भांडा ही फोड़ दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो बता, मेरी बहू दिखती कैसी है? नाम क्या है उसका? माँ, उसका नाम प्रिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी होने वाली छोटी बहू किसी फिल्म स्टार की हीरोइन से कम नहीं है। ज्यादातर वो मॉडर्न कपड़े ही पहनती है, और रही बात उसकी खूबसूरती की, वो तो भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत है। निखिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर निकिता को काफी बुरा लगता है, और वो मन ही मन उसे अपना अपमान समझ लेती है और अपने आप से कहती है, देवर जी, आपने ये ठीक नहीं किया। इसका बदला तो मैं एक दिन जरूर लेकर रहूंगी। अच्छा देवर जी, ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी देवरानी का इस ससुराल में पहला कदम रखने के साथ ही उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखूंगी। फिर आप ही बताइएगा कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या फिर आपकी होने वाली बीवी। अरे भाभी, आप तो खामखा ही नाराज हो गए। मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। अरे अब इन बातों को जाने भी दो। अब जब निखिल ने अपने लिए लड़की ढूंढ ही ली है तो भला हम क्यों देरी करें। हम तो जल्द से जल्द चटमंगनी और पटव्या करेंगे और अपनी बहू को जल्दी से यहाँ ले आएंगे। रमा के इस तरह कहने पर पूरे घर वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद प्रिया और निखिल का एंगेजमेंट हो जाता है और अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन, अरे दिनेश जी, प्रिया सुबह से गायब है। अरे कल उसकी शादी है और वो पता नहीं कहाँ बाहर भटक रही है। अरे किसी को कोई खबर भी है या नहीं? अरे भगवान, हमारी प्रिया की अब शादी होने वाली है। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, हैं? जो वो कहीं भी खो जाएगी। उसे ढूंढना थोड़ी ना पड़ता है भाई। अभी दिनेश ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक 60 साल की शॉर्ट ड्रेस पहने हुई लड़की उनके पास रोती हुई आती है। माँ, पिताजी, देखिए ना ये मुझे क्या हो गया है। अरे आप कौन है और आप मुझे माँ क्यों कह रही हैं? अरे माँ, पिताजी मुझे पहचानिए। मैं प्रिया हूँ, प्रिया, आप लोगों की बेटी। हाँ मैडम, आपको किनसे मिलना है यहाँ पर? अरे हाँ, ये तो मेरी बेटी प्रिया है। क्या हुआ बेटी, तू अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, लेकिन अब तू 60 साल की कोई बूढ़ी औरत लग रही है। हाँ बेटी, बताइए किसने किया? माँ, पिताजी, इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। मैंने सोचा कि मैं शादी से पहले ब्यूटी पार्लर चली जाऊं और अपना मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल करवा लूं। मैंने ही ध्यान नहीं दिया कि ब्यूटी पार्लर वाली कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रही है। पता नहीं उसने क्या लगाया, मेरा पूरा चेहरा ऐसा हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से निखिल शादी कैसे करेगा। उसने तो मुझे हमेशा खूबसूरत रूप में ही देखा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रिया, तू मेरी बात मान तो निखिल को सब कुछ बता दे। अगर उसने तेरे से सच में प्यार किया होगा तो वो तेरे से शादी जरूर करेगा। शायद पिताजी आप ठीक कह रहे हैं। रुकिए, मैं अभी निखिल को घर बुलाती हूँ। ऐसा कहने के बाद प्रिया निखिल को अपने घर बुलाती है और सारी बातें बताती है। अब निखिल, सारा कुछ अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है वो तुम ले सकते हो। मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये सूरत कभी ठीक भी होगी या नहीं। अगर तुम मेरे साथ शादी करते हो तो तुम्हें दुनिया अपने घर वालों से ताने सुनने पड़ेंगे। इसीलिए तुम सोच समझ कर इस शादी के लिए हाँ बोलना। अरे प्रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत से प्यार किया है। अरे चेहरे की सुंदरता तो एक गोरी चमड़ी की तरह है, वो खाल उतर जाए तो हर इंसान अंदर से बदसूरत ही होगा ना। लेकिन मैंने तुम्हारी चमड़ी से नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी सीरत से, तुम्हारे दिल से प्यार किया है। जमाना या फिर मेरे घर वाले कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निखिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया काफी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। वहीं प्रिया के घर वाले भी निखिल का ऐसा स्वभाव देखकर काफी खुश होते हैं। ऐसे ही अगले दिन निखिल और प्रिया की शादी हो जाती है और प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। अरे स्वागत है देवरानी जी आपका।
बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब आप जल्दी से इस कलश को गिराकर इस घर के अंदर आ जाइए। जी भाभी। इसके बाद प्रिया कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है, जहां निकिता अपने देवर से कहती है, देवर जी, माँ जी, वादे के अनुसार जैसा मैंने कहा था कि मेरी देवरानी का इस घर में आने के बाद सबसे पहले घूंघट मैं ही उठाऊंगी, तो अब आप सब लोग भी तैयार रहिए इस नजारे को देखने के लिए। ऐसा कहकर निकिता प्रिया का घूंघट उठा देती है और उसका चेहरा देखते ही हंसते हुए कहती है, अरे ये क्या देवर जी, आप कहीं प्रिया की जगह किसी 60 साल की बूढ़ी औरत को तो देवरानी बनाकर नहीं ले आए? बड़ी बहू तो जरा अपने जुबान पर लगाम लगाएगी। बेटा निखिल, ये क्या है? हम जब तेरा रिश्ता पक्का करके आए थे तब तो प्रिया काफी सुंदर थी, लेकिन अब वो इतनी बुढ़ी क्यों लग रही है? रमा के इस तरह पूछने पर निखिल अपने घर वालों को सब कुछ विस्तार पूर्वक बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सबसे कहती है, बहुत बढ़िया बेटा, तूने सचमुच बहुत ही अच्छा काम किया है, वरना आजकल के लड़कों ने तो प्यार को बस एक मजाक बना रखा है। हाँ बेटा, मुझे तेरे पे नाज है। जब प्रिया अपने ससुराल वालों को इस तरह से अपना सपोर्ट करते हुए देखती है तो वो रोते हुए अपने ससुराल वालों से कहती है, माँ, पिताजी और आप सभी लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इस रूप को भी स्वीकार किया। मैं धन्य हो गई ससुराल में आकर। ठीक है बहू, चलो अब तुम थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म है, तो कल बहुत सारा काम होगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। वहीं निकिता मन ही मन कहती है, अभी तो देवरानी जी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मजा कल आएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। निकिता ऐसा कहकर मुस्कुराती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां प्रिया सबसे पहले अपनी पहली रसोई का रस्म पूरा करती है और उसके बाद शाम को उसकी मुंह दिखाई का रस्म होता है, जहां मुंह दिखाई के वक्त सभी पड़ोस की औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे निकिता, तुम तो पहले से भी खूबसूरत हो और तुम्हारे देवर भी किसी चांद से कम नहीं लगते। फिर तुमने अपने लिए ये 60 साल की बूढ़ी देवरानी क्यों ढूंढी? इसकी उम्र तो तुम्हारी सास से भी ज्यादा लग रही है। इस तरह से पड़ोस की औरतों से अपनी नई बहू का मजाक बनाते हुए देखकर रमा को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोस की औरतों को खरी खोटी सुनाने लगती है। तुम औरतें सच में कुत्ते की दुम हो। तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुमने बात का पतंगड़ बना रखा है। निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा से मैंने अपनी बहू का मजाक उड़ाते हुए देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रमा के इस तरह कहने पर उसके पड़ोस की औरतें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। वहीं प्रिया भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन निकिता किसी ब्यूटी पार्लर वाली से फोन पर बात कर रही होती है, जो प्रिया सुन लेती है। सच में कोमल, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने तो सच में मेरी देवरानी को 60 साल की बुढ़िया बना दिया है। अब वो मुझसे क्या सुंदर दिखेगी, वो तो मेरे सास से भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन ध्यान रहे, ये तुम्हारी और मेरे बीच की बात है, किसी तीसरे को ये बात कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। भाभी, इसकी फिक्र आप मत कीजिए, आप बस तमाशे का मजा उठाइए। चलिए अब मैं फोन रखती हूँ, ग्राहक आ गए हैं। ऐसा कहकर कोमल फोन काट देती है। वहीं प्रिया को निकिता की ये सारी बातें सुनकर उसके दिल को काफी बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसने कभी अपनी जेठानी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो अब ठान लेती है कि वो अपनी जेठानी का पर्दाफाश करके ही रहेगी। इसलिए वो अपनी एक दोस्त की मदद लेती है, जो पेशे से एक डॉक्टर थी। तू फिक्र मत कर प्रिया, तू पहले की तरह ठीक हो जाएगी। तू दवाई का सेवन कर, और तूने जो क्रीम मंगाई थी वो मैंने तुझे दे दी है। अब मैं चलती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शिखा। अब देख, जो मेरी जेठानी ने मेरे साथ किया है, मैं ठीक उसके साथ भी वैसा ही करूँगी। ठीक है, लेकिन तू जरा अपना ध्यान रखियो। ऐसा कहकर शिखा वहां से चली जाती है। वहीं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब प्रिया पहले की तरह ठीक होने लगती है। तो वहीं निकिता बूढ़ी होने लगती है, जिसके कारण निकिता पूरे घर में हड़कंप मचा देती है और इसका सारा इल्जाम प्रिया पर लगा देती है।
ये सब तुमने ही किया है ना प्रिया, मैं जानती हूँ। अच्छा, तो भाभी आपको ये समझ आ गया, फिर तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। अब आप बताएंगी या फिर मैं बताऊं? प्रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निकिता हैरान रह जाती है और वो इसके बाद अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और अपने किए पर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं अंधी हो गई थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे ठीक कर दो। भाभी, मैं तो ये सब उसी दिन जान गई थी जिस दिन आप फोन पर उस पार्लर वाली से बात कर रही थी। और रही बात आपके ठीक होने की, तो ये रही इसकी दवा। मैंने आपके लिए भी ये दवा पहले ही मंगवा ली थी। लेकिन भाभी ध्यान रहे, आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ बहू, जलन की भी एक हद होती है, और तू इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि इस चीज का आयुर्वेद में इलाज था, नहीं तो प्रिया बहू का क्या ही होता। अपनी सास और देवरानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निकिता को काफी दुख होता है। उसकी एक गलती की वजह से वो अपने ससुराल वालों के आगे हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती है और समय के साथ अब दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग रहने लगती हैं और उनकी सुंदरता धीरे धीरे वापस आने लगती है।